कैलकॉलिंग टीवी और हिंदुस्तान हेडलाइंस त्रिपुरा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार यूपी से लखनऊ से रंजीव जी, जिन्होंने कई सालों से लगभग 3 डिकेड से राजनीतिक जिसको पॉलिटिकल जर्नलिज्म कहते हैं उससे जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के रेसिडेंट एडिटर रह चुके हैं और कई सारे नंबर 1 न्यूज़पेपर मीडिया से जुड़े हुए हैं। अभी भी वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट से जाने जाते हैं। तो रंजीव जी, आपको बहुत स्वागत हमारे ये प्रोग्राम में आने के लिए। तो हमारा जो पहला सवाल ये है कि काल यूपी का चुनाव का जो नतीजा आने वाला है, सारे देश जिसके तरफ एकदम नजर लगा के बैठा हुआ है, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? ऋतिक जी नमस्कार। कैल कॉलिंग और हेडलाइंस त्रिपुरा में मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सवाल पर सीधे आता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और पॉलिटिकल कहावत ये है कि यहाँ जो जीत जाता है ये दिल्ली तक का रास्ता तय करता है। उस लिहाज से उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो एक हिस्सा है। दूसरी जो बात आपने सवाल पूछी कि कल काउंटिंग होना है, उसमें क्या सीन लग रहा है। देखिए, मेरा अपना अनुमान जो है, मैं बहुत घुमा और मैंने देखा 403 सीट में, मेरा अपना अनुमान ये है कि इस बार इलेक्शन बहुत कांटे का है, यानी बहुत टाइट है, बहुत करीबी मुकाबला है, बहुत क्लोज फाइट होने का संभावना है। और 2 ही मेजर प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, एक बीजेपी, दूसरा समाजवादी पार्टी का अलायंस। अब हमारा मानना है कि इसमें कोई भी फाइनली जीतेगा अगर, तो जीत हार का डिफरेंस 40-50 सीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट आप मान सकते हैं। क्योंकि यूपी में इसके पहले के 3-4 जो भी इलेक्शन ईयर 2000 के बाद हुए हैं, यानी इस सेंचुरी में, उसमें जीत हार का मार्जिन लगभग 100 सीट का रहा है, मोर और लेस। हमारा मानना है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार कॉन्टेस्ट बड़ा क्लोज है। इस क्लोज कॉन्टेस्ट में कौन आगे आप पूछेंगे, तो ये भी अनुमान है, मेरा अनुमान है कि स्लाइट मार्जिन के साथ शायद समाजवादी पार्टी निकल जाए, बीजेपी थोड़ा सा पीछे रह जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी को 2 बड़े वोटिंग ब्लॉक का वोट लगभग बहुत कंसोलिडेटेड तरीके से मिला है। एक यादव वोट, एक मुस्लिम कम्युनिटी का वोट, जो उसको रफली 100 सीट में बहुत कंफर्टेबल मार्जिन के साथ निकालने का क्षमता रखता है। अगर वो उन्होंने, जैसा हम लोगों का अनुमान है कि 100% तक तो नहीं, लेकिन 90% तक पोल किया हो। तो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, चुनाव बहुत करीब का लग रहा है। जो एग्जिट पोल के फिगर्स आए हैं वो एग्जैगरेटेड हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा शायद नहीं होगा, क्लोज कॉन्टेस्ट होगा विद स्लाइट एज टू बीजेपी, माफ कीजिए, स्लाइट एज टू समाजवादी पार्टी जी। और अगर कुछ सीटें बहुत कम मार्जिन से समाजवादी पार्टी लूज कर गई तो हो सकता है कि बीजेपी उसको रिप्लेस कर ले, लेकिन इट्स ए क्लोज कॉन्टेस्ट, बहुत करीब का मुकाबला है और इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। तो जब ऐसा करीब का मामला होता है तब एक हांग असेंबली का भी एक संभावना, जो प्रोबेबिलिटी रह जाता है, ये भी है, हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 3 चुनाव का अगर हम लोग देखें, 2007, 2012 और 2017, तो बहुत क्लीन और क्लियर मैंडेट उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया है। जिस पार्टी को दिया है उसकी सरकार बना दी है। इस बार अगर क्लोज कॉन्टेस्ट में कर रहा हूँ, तो मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूँ कि कोई दोनों पार्टी हो सकता है कि 200 से नीचे, यानी यहाँ पर जो मिनिमम आपका कट ऑफ मार्क है हाफ वे, वो 202 का है। तो हो सकता है कि दोनों में से कोई मेजर प्लेयर 200 तक नहीं पहुंच पाए और एक हंग असेंबली हो जाए। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, विधायक लोगों को पकड़ के कहीं रिजॉर्ट में, होटल में रोको, उनको बचाओ कोचिंग होने से, तो हो सकता है कि हम लोग ऐसा भी पहली बार उत्तर प्रदेश में देखें, इसकी संभावना है। लेकिन चूंकि हम लोग मानकर चलते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट कह लीजिए, जर्नलिज्म के पुराने स्कूल के स्टूडेंट के नाते, कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो तो अच्छा हो, यूपी की जनता अगर सीधे सीधे मैंडेट दे दे, दैट इज आइडियल। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि हम इससे भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्लोज कॉन्टेस्ट में इसकी भी संभावना बनी रहती है जी। अच्छा, और आप जो इतना घुमा है इलेक्शन चुनाव से पहले, तो मुद्दा क्या रहा? जैसे आपने बताया, एक कंसोलिडेशन ऑफ वोट हुआ, मुस्लिम वोट और यादव वोटों का, ये एक मुद्दा हो सकता है। और कोई दूसरा मुद्दा जो मेन की मुद्दा रहा है, जिसके ऊपर
मतदान ज्यादा तौर से फोकस करके वोट देगा आपका, ऐसा कुछ लगा आपका? कोई मुद्दा है कि जस्ट ऐसे पॉलिटिकल फॉलोअर की तरफ से सब वोट दे रहा है? नहीं, मैं आपके सवाल को समझ गया। देखिए, यादव और मुसलमान का कंसोलिडेशन मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ये समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है ना। ये कोर वोटर पिछले इलेक्शन तक बंटता रहा है, मतलब मुस्लिम का एक हिस्सा कुछ कांग्रेस में चला गया, कुछ बीएसपी में चला गया, सेम हुए यादव का हिस्सा कुछ आपका बीजेपी में चला गया, कुछ बीएसपी में चला गया। इस बार हम लोगों ने देखा कि यादव मुसलमान का कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन ये मुद्दे से अलग चीज है। ये हम उनके कोर वोटर के कॉन्टेक्स्ट में कहे थे। जो मुद्दे वाली बात आप पूछ रहे हैं तो बहुत आइडेंटिफाइड मुद्दे थे, यानी अगर किसी को बीजेपी के लिए वोट करने का मन था तो उसने अपने मुद्दे बहुत आइडेंटिफाइड खुद ही कर लिए थे। नंबर वन कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है योगी जी के रूल में। अच्छा। वो इससे कन्विंस होकर वोट करने के लिए तैयार था। दूसरा, जो फ्री का राशन मिला है जो आपको पीडीएस सिस्टम से, वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा वर्क किया ग्राउंड पर। लोगों ने खासतौर पर गरीब कम्युनिटी में कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन, चाहे वो दलित हो चाहे वो ओबीसी हो, एक बड़ा सेक्शन ऐसा था जो इससे बहुत इन्फ्लुएंस था और वो बोल रहा था कि हमको जिसने नमक खिलाया है, जिसने हमारा पेट भरा है, हम उसको वोट करेंगे। सेम वे लॉ एंड ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट से अच्छा था। इस परसेप्शन के साथ खास तौर पे जो महिला वोटर्स है वो बहुत इम्प्रेस्ड लग रही थी एंड दे हैव वोटेड इन लार्ज नंबर्स फॉर द बीजेपी। तो ये दो मुद्दे बीजेपी के लिए काम किए ज्यादा। जो बीजेपी का वोटर था, जो बीजेपी को वोट देना चाहता था, वो इन दोनों इश्यूज को पकड़ करके वोट करना चाह रहा था। ऑन द अदर हैंड, जो समाजवादी पार्टी के लिए वोट करना चाह रहा था, उसके भी इश्यूज कहिए, मुद्दे कहिए, बहुत आइडेंटिफाइड थे। नंबर वन, जो स्ट्रे कैटल वाला मुद्दा है, आवारा जानवर, जो यहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट ने जो आपको क्या कहते हैं स्लॉटर हाउसेस को बंद किया, तो जो आवारा जानवर जो यूजुअली स्लॉटर हाउस में चले जाते थे वो सब खेत खलियान में आपका फार्म लैंड में घूमने लगे, तो किसान का बहुत नुकसान हुआ उसका फसल का। ये एक इशू था। दूसरा बड़ा इशू था बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ लोगों के बीच में गवर्नमेंट से लेकर गुस्सा दिखाई दिया कि हमारे रोजगार का कोई उपाय नहीं हुआ है, तो यूथ लोग ज्यादा इंक्लाइंड समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दिए। अच्छा। तीसरा मुद्दा जो अपोजिशन प्ले था वो महंगाई का था। महंगाई को लेकर भी वोटर लोगों के मन में थोड़ा गुस्सा दिखा। तो ये मोटे मोटे सेट ऑफ मुद्दे थे जो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स के बीच बटे हुए दिखाई दिए हम लोगों को इलेक्शन के समय में। जी, ऐसे इस बार इतना ज्यादा जो टेम्पल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं या रिलीजियस पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया इस बार। हाँ जी, बिल्कुल। पिछले 4-5 चुनाव के कंपैरिजन में हम लोगों को पहली बार उत्तर प्रदेश में, जिसको आप कह सकते हैं कम्युनल लाइंस पर आपका इलेक्शन का कैंपेनिंग तो होने का कोशिश हुआ, लेकिन वोटर बेसिकली मंदिर मस्जिद में बंटने के बजाय इश्यूज को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस और अलर्ट दिखाई दिया और उसी को बेस करके वोट दिया उसने। तो अल्टीमेटली लास्ट फेज, मतलब समझिए कि 4th-5th फेज आते आते पॉलिटिशियंस लोग भी समझ गए कि इश्यू पर ही उनको भाषण देना है। तो जो रेटोरिक था रिलीजन वाला, वो भी थोड़ा थोड़ा सबसाइड होता चला गया। अच्छा। और एक जो लगता है मतलब ये जो इस बार जो वोट हुआ है, नॉर्मली यूपी में कोई भी चीफ मिनिस्टर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रिटर्न नहीं हुआ, मतलब बहुत कम ही हुआ होगा, आपको तो ज्यादा पता होगा। तो इस बार अगर जोगी जी ने दोबारा आ गया तो ही विल इमर्ज एज लाइक ए मोस्ट सीरियस कंटेंडर विद इन द पार्टी, विद इन द सैफरन ब्रिगेड। इसके लिए कुछ कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी के अंदर से कुछ सबोतेज भी हो सकता है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए, ये इससे रूल आउट इसलिए नहीं कर सकते हैं, उसकी उसके दो कारण हैं। वी हैव टू रिमेम्बर कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस के ठीक पहले, मतलब लास्ट ईयर के मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर में बीजेपी हाईकमांड ने एक सीरियस मूव किया था टू रिप्लेस योगी आदित्यनाथ, है ना। हाँ। ये एक सीरियस मूव हुआ था। तो योगी आदित्यनाथ को लेके बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप बहुत कंफर्टेबल नहीं है। ये हम लोग लास्ट ईयर देख चुके हैं, लेकिन अब कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि इलेक्शन करीब आ गया था,
योगी बहुत तैयार नहीं होंगे, तो योगी को सामने रख के उनको कैंपेन करना पड़ा। अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, है ना। एक चीज बहुत साफ है कि अगर बहुत 250 प्लस जैसा कोई मार्जिन लेके बीजेपी सरकार बनाती है, यानी आप जिसको थम्पिंग मेजोरिटी मान सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आपने चीफ मिनिस्टर का चेहरा सामने रख के इतना बड़ा जीत अगर हासिल किया तो आपका क्लेम उस आदमी का बन जाएगा। और उसका लेकिन अगर आप बहुत थिन मेजोरिटी से जीतते हैं, उसको भी रोकना मुश्किल होगा। हाँ, डेफिनेटली उसके नहीं, आपकी तरफ से ये मूव लेना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। मतलब आप टेक्निकली फंस जाएंगे ना कि साहब इतने बड़े मार्जिन के साथ आपको पावर में वापस लाया है जो आदमी, तो उतना आसान नहीं हुआ कि आप उसको रिप्लेस कर दें। लेकिन अगर थिन मेजोरिटी आता है तो मेरा मानना है कि योगी विल बी रिप्लेस बाय प्रोबेबली समबडी एल्स। अच्छा, ये भी हो सकता है। और हाँ, ऐसा संभावना ज्यादा है, क्योंकि देखिए योगी कई तरीके से काउंटर प्रोडक्टिव भी हुए हैं। काउंटर प्रोडक्टिव हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लार्ज सेक्शन में, मतलब आप ये सोचिए कि 2017 में 300 प्लस सीट के साथ बीजेपी पावर में आई थी, ठीक है ना। 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी बीएसपी का ग्रैंड अलायंस होने के बाद भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम लोकसभा सीट जीत लिए थे। लेकिन उसके दो साल के भीतर असेंबली इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें एग्जिट पोल छोड़ दीजिए, फैक्ट ये है कि यूपी में बीजेपी को मेजोरिटी का नंबर लाने के लिए बहुत भारी मेहनत करना पड़ रहा है। तो उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट मेजोरिटी जो है वो योगी आदित्यनाथ को जाता है, बिकॉज उनका जो बात करने का तरीका था, गवर्नेंस का तरीका था, एक खास जाति के लोगों को प्रमोट करने का तरीका था, उसने ओबीसी को थोड़ा सा बीजेपी से दूर किया। ओबीसी जिसने बीजेपी को 2014 में, 17 में, 19 में बहुत पॉलिटिकली पावरफुल बनाया, वो ओबीसी सेक्शन को लगा कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक खास कास्ट, क्षत्रिय कास्ट का या राजपूत कास्ट का पॉलिटिक्स करते हैं, तो बीजेपी को थोड़ा सा उससे नुकसान हुआ है। तो बीजेपी को इसका अंदाजा भी है, इसलिए अगर थिन मेजोरिटी आती है तो योगी की जगह वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसका संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर थम्पिंग मेजोरिटी आती है तो योगी ही चीफ मिनिस्टर होंगे। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा कि यूपी में कोई सीएम 5 साल राज करने के बाद दोबारा बन के आएगा, रिपीट होगा, और यूपी में पिछले 30-35 साल से किसी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई, तो ये भी रिपीट होगा। तो देयर विल बी मेनी फर्स्ट अगर योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनते हैं। लेकिन उसका कंडीशन यही है कि बीजेपी को थम्पिंग मेजोरिटी लाना होगा। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है कि थम्पिंग मेजोरिटी जो भी पार्टी जीतेगी तो नहीं आएगा, वो शायद 220-225 के भीतर लिमिट हो जाएगा। अच्छा, तो ये भी कहा जाता है कि यूपी जिसके पास दिल्ली उसके पास, मतलब यूपी हाथ में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए बीजेपी भी whatever may be the differences within the party, they will go whole hog to retain UP. Definitely, not only because of 2024 Lok Sabha elections, but also because of the number game that would suit the party in the Rajya Sabha. Rajya Sabha में अगर आपको अपना नंबर को थोड़ा इंक्रीज करना है तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश जीतना होगा। और लूज करने का मतलब है कि आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में राज्यसभा में नंबर में नीचे हो जाएंगे, तो दैट वुड ट्रबल यू इन लेटिंग पास सो मेनी बिल्स, वो एक प्रॉब्लम होगा। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन आ रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भी अगर आप वोटिंग का जो आपका वो क्लब होता है, वो राज्यसभा, लोकसभा के एमपीज और स्टेट के लेजिस्लेटर्स होते हैं, तो अगर नंबर आपका घट जाएगा तो आप अपनी पसंद का प्रेसिडेंट भी बनाने में दिक्कत आएगी आपको। इसलिए यूपी मैटर्स अ लॉट फॉर not only BJP but the opposition bloc as well. हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद रखता हूँ कल भी आपके साथ बात करने का मौका मिलेगा, जब नतीजा पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, इंडिकेट मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद ऋतिक जी, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। कल भी मिलेंगे।
एकदम। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।